अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं इब्राहिम शब्बीर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मार्ट सिस्टम एकेडमी, एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो है वो हम दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको जो है वो इंडिपेंडेंस डे के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद जो है वो एक आज हमने जो है वो इस इंडिपेंडेंस डे पर हमने स्मार्ट गेम्स अकेडमी की तरफ से एक गेम जो है वो हमने अपने पेज पर रखी थी, जिसको व्यूअर्स को खेलना था। तो अराउंड उस व्यूअर्स में से आज जो है वो हम एक लकी विनर को सेलेक्ट करेंगे और उन्हें जो है वो फिर हम प्राइस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी की तरफ आते हैं। हमारे पास तकरीबन कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे और उनमें रिप्लाईज किए थे, लेकिन हमारे पास 3 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने जो है वो इन सवालों के जवाब कंप्लीट दिए थे। 12 वर्ड्स जो फाइंड करने थे, उन्होंने वो 12 वर्ड्स जो है वो फाइंड करके हमें उनके नाम भेजे थे। तो सबसे पहले मैं वो उन तीनों में से एक लकी विनर को चूज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आइए उस पर हम काम कर लेते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइव होने वाला है, तो इसमें लोगों को चाहिए कि इस लाइव में ज़रूर हमारा साथ दें, ताकि एक अच्छे से लोग जो है दे सके कि किस तरीके से जो है वो हमने डिसीजन लिया हो। ओके, सो हियर वी आर। आई होप यू विल ऑल बी एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर 2-3 नाम हमारे पास मौजूद हैं, जो 3 पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमें 12 नाम जो है वो हमें सेंड किए थे, उनमें सबसे पहला नाम है मिस्टर बिलाल अहमद का, दूसरा नाम है मिस्टर जुबैर मलिक का, और तीसरा नाम है मिस बतूल सैफुद्दीन का। तो आइए सबसे पहले इनमें लकी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि इनमें से जो भी लकी विनर हो वो हमारे सामने आ जाए। सो हियर वी गो, ऑन द काउंट ऑफ 5 आई एम गोइंग टू स्पिन दिस व्हील। 5 4 3 2 1 and here we go, and the winner is, okay, here we are, the lucky winner is Bilal Ahmed. So we would like to congratulate Mr. Bilal Ahmed for winning us. I would like to have Ms. Bilal Ahmed to share the information with us. We will be asking you on our Facebook page, so that we can deliver your lucky winner prize to you. Thank you so much for participating, all the viewers, and Mr. Bilal Ahmed for participating in this, and congratulations to Mr. Bilal Ahmed once again. So this was it, and अब हम मूव करेंगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। और तो आज जो है वो हम जो बात करेंगे वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर है। हम अक्सर देखते हैं कि इमोशनली जो है वो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, या कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में वीक होते हैं। तो उनके बारे में कुछ जो है वो मज़ीद हम बात करेंगे, ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से लोगों को क्या जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और किस तरीके से आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल मतलब कि जो इमोशंस हमारे दिल से निकलते हैं, और इंटेलिजेंस जो हमारा ब्रेन, तो इन दोनों का जब हम एक कम्बिनेशन में ले आते हैं तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करेंगे तो हम इस तरीके से इसको जज करेंगे। नेक्स्ट पे आता हूँ, जो हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफरेंस क्या है हमारे IQ और EQ में। IQ आपको ऑलरेडी पता होगा, सही है, और EQ आपको ऑलरेडी आप जानना चाहेंगे, तो इसके फर्दर ऑन बात करूँगा मैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रोल्स ऑफ इमोशंस एंड इंटेलिजेंस प्ले इन इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन से ऐसे स्पेसिफिक रोल्स हैं जो इमोशन और इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, ताकि इमोशनली इंटेलिजेंट जो है वो हमें बनाया जा सके। और तीसरा जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स पर हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, राइट। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं बिफोर इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हो,
आई वुड लाइक कि आप लोग प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ही कमेंट से जो है वो काफी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से नजर भी आएंगी और मुझे सब बताने भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सेशन जो है मुझे इंटरैक्टिव करना है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स और हमें देख रहे हैं वो सब जो है वो इस टॉपिक पर हमारे साथ जो है वो डिस्कस करें, ताकि हम जो है वो इस चीज पर और भी मजीद अच्छे से जो है वो प्रेजेंट कर सके। राइट, तो मूविंग ऑन। ओके, तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैं जो है वो इन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो जाए। राइट, सो इसके बाद हम मूव करते हैं। हमारे पास जो है एक कोट है, ठीक है। यहाँ देखें, एक कोट बहुत अच्छे से कहा गया। एरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि गुस्सा किसी को भी आ सकता है और गुस्सा आना बहुत ही इजी है, लेकिन गुस्सा सही पर्सन पर आना, सही इंसान पर आना, सही डिग्री पर, ठीक है। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल टेम्परेचर हॉट, एक जैसे चूल्हे पे किसी को बिठा दिया जाए और पानी उबालने के लिए रखते हैं, वैसे उबलने लगते हैं लोग, ठीक है। तो किस तरीके से आपको किस डिग्री पे गुस्सा आना चाहिए और किस टाइम पर गुस्सा आना चाहिए, ये बहुत चीजें देखिए। हर चीज हम देखते हैं कि जितना भी आप कभी देखें तो हर चीज के सक्सेस की 3 चीजें होती हैं। सही पर्सन होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए और सही काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गुस्से को जब हम डिफाइन करते हैं तो गुस्से में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सही पर्सन का होना, सही डिग्री का गुस्सा होना। अब देखिए गुस्से में भी कैटेगरी है। अब कौन सी डिग्री की गुस्सा आना चाहिए, 50 का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, 70 का होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई मामूली सी बात हो और आपने 101 डिग्री का जो है वो अपने एंग्री को, गुस्से को चढ़ा दिया ऊपर, ठीक है, वो तो बात सही नहीं हुई। तो बहुत ही जरूरी है कि राइट पर्सन के साथ क्या हो, आपके पास राइट डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो। इसके बाद सही टाइम होना चाहिए गुस्सा करने का, और फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे। अब उस गुस्से को निकालने का एक पर्पस और तरीका भी होना चाहिए, सही है। वैसे गुस्सा आना बहुत ही इजी है, लेकिन इन सब कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है वो गुस्सा आना एक हमारी इमोशन है, लेकिन जब आप इन चीजों को बिल्कुल सही से प्रेजेंट करने लग जाते हैं तो तब आप कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। तब जो आप अगर इन चीजों को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, विच इज नॉट इजी, ठीक है, बहुत आसान नहीं है। हम कहते हैं अगर मैं किसी को भी बोलता हूँ, बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से गुस्से को काबू कर सकता हूँ, मैं सही बिल्कुल ऐसे करता हूँ, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब टू डू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। और जो लोग ये कर सकते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है वो अगर आप इस शख्स को यहाँ देख रहे हो हमारी पीपीटी में, हमारी इस वीडियो में, तो इस शख्स को देख के आपके दिल में क्या ख्याल आता है, जरा कुछ मुझे खुल के कोई कमेंट में बताएगा कि इस शख्स को देख के क्या नजर आ रहा है। वैसे तो लग रहा है कि अभी किसी बात पर जो है वो फट जाएगा, या इसकी शक्ल से मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, इससे कुछ भूत वूत देखी है या कहीं भागने के चक्कर में है, या इसके सामने कुछ बच्चे आ गए होंगे। जैसे जैसे बच्चे खेलते हैं तो पेरेंट्स को जो है वो बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उम्मूमन तो मुझे यही लग रहा है कि कोई बच्चे आ गए होंगे इसके सामने और इसका जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। तो लेट्स सी, मैं अपने व्यूअर्स का इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे बताएं कि उनको क्या लग रहा है। वेल, नहीं आए तो फिर हम खुद ही इसको रिवील कर देंगे, लेकिन अगर हमारे पास जो भी मौजूद हैं व्यूअर्स, अगर हमें देख रहे हैं, अगर वो हमें कमेंट करें तो दैट विल बी मच मोर गुड फॉर मी, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से लोग जो है वो हमें इस चीज को लेते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप कितने इमोशनली जो है वो इंटेलिजेंट है। जी, स्टिल वेटिंग। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर व्यूअर्स हमें शेयर करेंगे। टिल देन, तब तक हम कुछ बातें कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि लोग जिसको भी कुछ लग रहा हो वो जल्दी से मुझे बता दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और मुझे भी इतने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आता है कि मैं जल्दी से आंसर को रिवील करने के चक्कर में हूँ कि जल्दी से मैं इसको खोलूँ और रिवील करूँ। अब जाहिर सी बात है कुछ कमेंट्स आएंगे तो रिवील होंगे। वेल, चलें रिवील करते हैं, देखते हैं किन किन लोगों का जो है वो क्या क्या जवाब सही होता है।
वेल कुछ भी सही नहीं है, बिकॉज हियर विच आई वॉज विथ सम पॉइंट्स, राइट। देखें इमोशंस क्या होते हैं, जो आप अपनी पूरी बॉडी के साथ प्रेजेंट करते हैं। इन सब के अंदर जो है वो आपके फीलिंग, आपकी थॉट्स, आपका बॉडी का गेस्चर भी मौजूद होता है। ये होते हैं आपके इमोशन। जब आप खुश होते हैं तो आप डांस करना शुरू कर देते हैं, उसमें आपकी फीलिंग्स भी होती हैं, आपके थॉट्स भी होते हैं, और साथ साथ अपनी बॉडी भी मूव कर रहे होते हैं। गुस्सा आता है तो आपके हाथ जो है वो मुट्ठी बन जाते हैं कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये मुट्ठी का बनाना और इतना गुस्सा, ऐसे हम अपने आप को बिल्कुल पकड़ के रखना जो है वो आपकी बॉडी का क्या है, एक गेस्चर है जो आप शो कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, आपके इमोशंस का पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इमोशंस आर रिएक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, दैट इज दे आर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है कि आपको अगर गुस्सा आना है तो किसी पे गुस्सा आना होगा, अगर आपको खुशी मिली है तो किसी चीज से खुशी मिली होगी। देखिए हर चीज का एक कनेक्शन है, ठीक है। तो जितने भी हमारी बॉडी में इमोशंस है तो वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। तो इसका बहुत जरूरी है कि आप उस ऑब्जेक्ट को देखें कि उस ऑब्जेक्ट के पहलू क्या है, ठीक है। तो जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है आप उस चीज को कंसीडर करें, किस वजह से आप खुश हैं आप उनको देखें। अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो और अगर कुछ मुझे जेंट्स वगैरह देख रहे होंगे जिनको क्रिकेट का बहुत शौक है, तो जब कोई 6 मारता है, अगर शायद आफ्रीदी ने 6 मार दिया हो तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि 3 बॉलें हैं और 15 रन चाहिए और हर बॉल बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। और अगर उसने छक्का मार दिया तो उस वक्त जो रन रेट गिरता है और आपके चेहरे पे जो खुशी होती है वो जो है वो एक आपके इमोशंस को शो कर रही होती है कि आपने उस 6 कितना अच्छा एंजॉय किया हुआ है, राइट। मूविंग ऑन, हम जब इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस के जो है वो 6 यूनिवर्सल डायमेंशंस हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे 6 यूनिवर्सल इमोशंस हमारे पास मौजूद हैं जो हर इंसान जो है वो उससे गुजरता है। नंबर 1 सैडनेस, ठीक है। नंबर 2 दैट एंगर, ठीक है, गुस्सा, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज। ये 6 चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्सल इमोशंस है जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं और हम कहीं ना कहीं इससे जो है वो कनेक्शन में होते रहते हैं, ठीक है। वंस कल्चर डिटरमाइंस हाउ एंड व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड, लेकिन एक इंसान का कल्चर ये है जो उसको बताता है कि इस चीज को कब शो करना है, कब उदास होना है, किस चीज पर उदास होना है, कब गुस्सा करना है, कब किसी का खौफ आएगा, कब खुशी होगी, या किस चीज से जो है वो सरप्राइज होना है उसको। ये सारी चीजें जो है वो उसके कल्चर के हिसाब से वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब इमोशंस को हम देखते हैं मल्टी डायमेंशन, ये 6 डायमेंशन। अब इनको एक साथ कनेक्ट करके हम देखते हैं कि क्या होता है। देखें जब हम इमोशंस को मल्टी डायमेंशन में देखते हैं तो उसके 4 कंपोनेंट्स के साथ देखते हैं। नंबर 1 जो है वो आपके पास सेंटर पार्ट इमोशन है। इमोशन जो है वो फीलिंग के साथ कनेक्ट होती है आपकी, जो आप उस वक्त फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी आपके गेस्चर वगैरह के साथ जो है वो आप क्या होते हैं, इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। नंबर 3 जो है वो सोशल एक्सप्रेसिव, आप सोशली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और चौथा आता है सेंस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए आप इस इमोशन के साथ हैं। तो इमोशन जो है वो इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से आता है। जब इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से आप बात करें तो आपकी लाइफ का सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, एक लाइफ इवेंट का सिग्निफिकेंस आपको सामने आ जाएगा कि इस मेरी लाइफ में जो ये इवेंट हुआ था इसका क्या फिक्र। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास जो है वो अभी देखें कि मैं इस स्मार्ट सेल्स एकेडमी को रन कर रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत सारे इमोशंस शामिल है, मेरी फीलिंग्स शामिल है, मेरा पर्पस शामिल है। मैं अपने बॉडी के साथ बहुत ही जो है जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा होता हूँ तो बिल्कुल ही एक एनर्जी फील कर रहा होता हूँ अपनी बॉडी के अंदर, और फिर मैं उस तरीके से मेरे ऑडियंस को देखते हुए इसको एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है जब मैं इस चीज को प्रेजेंट, जब मुझे कोई बोलता है कि अगर आप बताएं कि स्मार्ट सेल्स एकेडमी क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तो एक अंदर से बिल्कुल इमोशनल चीजें निकल के आती है, ठीक है। तो वो पूरा आप मेरे देखिए मेरे बॉडी के गेस्चर में चेंजेस आ जाएंगी, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, मेरा सेंस ऑफ पर्पस चेंज हो जाएगा,
हर चीज जो मैं कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ एक इंटरव्यू करना है, नहीं वो इंटरव्यू नहीं रहता, वो बिल्कुल मेरे इमोशंस के साथ जुड़ जाता है, वो बिल्कुल मुझे अपनी चीज एक प्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है, तो वो बिल्कुल मेरे समझे बहुत दिल के करीब से निकलता है, तो वो मेरे इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, राइट। अब फीलिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, फीलिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। आप जब भी हमारे फीलिंग कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये कुछ फीलिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हर एक के साथ होते हैं, ठीक है। इमोशंस आर इंडिविजुअल फील्स। सबसे पहले तो 6 इमोशंस की बात की, जो सैडनेस, फियर, हैप्पी, सैडनेस, सही है, सरप्राइज, एंगर, ये सब चीजें मैंने बात की, ये हर एक का जो इमोशन है वो इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल फीलिंग्स के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और वो हमें उस तरीके से एक्ट करने की जो है वो हम उस तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं। एंगर हो तो गुस्से की तरह हम बहुत ही आवाज में जो है वो भारीपन आ जाता है, ठीक है, आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से हम एंगर को देखते हैं। जॉय हो तो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा कर बहुत ही प्लेजरिंग साउंड के साथ जो है वो हम इस चीज को क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अब इन चीजों का बॉडी अरोजल पर किस तरीके से एक्ट है, जब आपकी जो भी फीलिंग, जो भी इमोशंस आप शो कर रहे हैं तो उससे आपकी बायोलॉजिकल एक्टिवेशन हो जाती है। अब बायोलॉजिकल एक्टिवेशन कहते हैं आपके बॉडी के अंदर उस तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। जितने हार्मोन्स रिलीज, अगर आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो आपको हैप्पीनेस ज्यादा फील होगा, सैडनेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपके बायोलॉजिकल एक्टिवेशन भी होती है। और फिर प्रिपेयर एंड एक्टिवेट एडेप्टिव कॉपिंग बिहेवियर ड्यूरिंग इमोशंस। जब आपके इमोशंस बिल्ड हो रहे हैं तो वो उस तरीके से प्रिपेयर हो रहे होते हैं कि वो दूसरे बिहेवियर पर भी क्या हो जाए, काबू पा सके। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जो है वो बिल्कुल उदास होता है लेकिन अचानक से कुछ बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो उसमें क्या होता है कि उस इमोशन जो है वो जो हैप्पीनेस का जो इमोशन है वो इतना कॉपी कर लेता है उस प्रीवियस वाले पे बिहेवियर पे, इस तरह हावी हो जाता है कि अब उसको सैडनेस की जो है वो या एंगरनेस की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, वो खुश हो जाता है और उसका जो हैप्पीनेस है वो बिल्कुल सामने वाजे आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर होती है फॉर एनी एक्शन। देखिए जब इमोशन रिलीज हो रहा था तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस आपकी बॉडी में कंटिन्यूस रिलीज हो रहे होते हैं। तो जैसे ही बॉडी में जो है वो इमोशंस रिलीज हो रहे थे वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी एक्शन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट। मूविंग ऑन। अच्छा, एक और चीज, अलर्ट पोस्चर, ठीक है। और आप बिल्कुल ही अलर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा कि लास्ट 3 बॉल्स और 15 रन, तो आपकी बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर है उस एक्शन के लिए कि अब जो कुछ भी होगा, ठीक है, या तो आउट हो जाएगा तो सैडनेस आ जाएगी, ठीक है, या 6 मार देगा तो बिल्कुल खुशी आ जाएगी। तो आपकी बॉडी बिल्कुल उस एक्शन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, ठीक है, और बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पर आप होते हैं कि बस अब ये क्या करेगा, और बस एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है और आप बस उस पर एक वो 6 लगाएगा और आपकी बॉडी से इमोशंस जो है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल वही जो है वो आपकी बॉडी जो वो बिल्कुल अलर्ट पोस्चर पर जो है वो काम कर रही होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेंस ऑफ पर्पस पर। हमारे सेंस ऑफ पर्पस क्या होता है, ठीक है। जब हम सेंस ऑफ पर्पस की बात करते हैं तो हम अपने इमोशंस को एक डायरेक्टेड फोर्स में करते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ पर्पस, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं स्मार्ट जिम एकेडमी की बात करूं तो मेरे अंदर जो है वो बिल्कुल इमोशंस बिल्कुल बाहर, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे दिल से करीब। अब इसका एक गोल ओरिएंटेड है। क्या गोल है कि ये एक मेरा जो है वो प्रोडक्ट है और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों को इतना ही अच्छा लगे। इसकी गोल है कि ये यूजफुल है, क्लासरूम में यूज होगा, टीचर्स के लिए इफेक्टिव है, तो हर चीज जो है वो उस तरीके से, तो बिल्कुल गोल डायरेक्टेड आपके इमोशंस होने चाहिए और आपके इमोशंस आपको मोटिवेट करने चाहिए किसी भी एक्शन को करने के लिए, ठीक है। आप देखते हैं सामने लड़ाई तो आपको पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन पसंद ना आने के बावजूद भी आप उससे रोकते नहीं है, ठीक है। अगर आप रोक दे तो आपको अपने इमोशन से क्या आई, मोटिवेशन आई। उस मोटिवेशन के जरिए जो है वो आपने क्या किया, उस काम को रोक दिया। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आपके इमोशंस के साथ आपकी मोटिवेशन क्या की जाए, जोड़ दी जाए। जैसे ही इमोशंस और मोटिवेशन दोनों जुड़ जाएंगे, यानी इमोशंस आपका गोल डायरेक्टेड हो जाएगा और आपके अंदर उसके अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन आ जाएगी,
तो ऑटोमेटिकली आपका वो प्रोसेस जो वो एक्शन फॉर्म में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 4 चीजों की बात की थी हमने, 2 पॉइंट्स डिस्कस करे। थर्ड पॉइंट सेंस ऑफ पर्पस था और चौथा हमारे पास था सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट्स। तो देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या होता है? आपके पोस्चर्स, गेस्चर्स, वोकलाइजेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस मेक आवर इमोशंस पब्लिक। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने पोस्चर्स, गेस्चर्स करेंगे, अपनी वोकलाइजेशन, आवाज, जैसे मैंने कहा गुस्से में जो है वो आवाज हमारी बहुत ऊंची हो जाती है और जब हम खुश होते हैं तो आवाज बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो जिस तरीके की हमारी वोकलाइजेशन होती है उससे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। सही, अगर खुश होंगे तो बहुत ज्यादा हंसी आएगी, सैड होंगे तो बिल्कुल उदास बैठे होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो सामने आपके पास एक गर्ल की तस्वीर है जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, आप देखें वो फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके का है। ठीक है, बहुत सरप्राइज्ड है, राइट। और फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेस जो है इमोशन जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से जो है वो शो किया जाता है। वर्बल मतलब क्या, वर्ड से शो करते हैं, गुस्सा आया तो बहुत ज्यादा किसी को बोल दिया, किसी को हार्श वर्ड यूज कर लिया, तो इस तरह आपके वर्बल। और नॉन वर्बल आपके फेशियल एक्सप्रेशन से शो किए जाते हैं। ठीक है, हेल्प अस इंटरप्रेट द सिचुएशन, आपके इमोशंस जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि आप सिचुएशन को क्या करें, इंटरप्ट करें, और किस तरीके से एक पर्सन जो है वो इस इवेंट के अंदर रिएक्ट करता है, ये भी आपका एक सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट होता है। अब जितने भी ऑडियंस मेरे पास मौजूद है वो मुझे ये बताइए कि आपको इन 4 फेसों में कौन सा फेस क्या लग रहा है? Which of the following faces is expressing happiness, surprise, anger, sadness? A, B, C, D. प्लीज जरूर मुझे अपने कमेंट्स के अंदर शो कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। अगर फॉर एग्जांपल ए सरप्राइज है तो ए के आगे लिख ए इज इक्वल टू सरप्राइज लिख के सेंड कर दीजिए। तो जितने भी हमारे पास व्यूअर्स हैं तो जितनी जल्दी आप हो सके इसको जरा मुझे करके दीजिए ताकि मैं दे सकूं कितने लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और तब तक के लिए जो है वो मैं भी कुछ देखूं जरा के एक्सप्रेशंस, और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे एक्सप्रेशंस भी जरूर बताइए कि इस वक्त मेरे एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। जी, तो कौन लोग है हमारे पास जो हमें इस चीज के बारे में बताएंगे कि क्या क्या जो है वो हो रहा है अभी। आई एम वेटिंग ईगरली फॉर दोज टू रिप्लाई। उम्मीद है काफी लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। सो टिल देन मैं थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ कि जो है वो किस तरीके से होता है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हम बात करते हैं वो एक्चुअली जो है वो टीचर्स को समझने की जरूरत है कि आपके बच्चों के अंदर अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंस को डेवलप करना है तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। जैसे आप इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट इज एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, A इज इक्वल टू, एक कमेंट हमारे पास आया है और वो कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू सैडनेस। यस, A लग रहा है कि सैडनेस वाला माहौल लग रहा है आप लोगों को। ओके, ठीक है, बाकी का बताइएगा कि B C D क्या हो सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू कमेंट। ओके, be surprised. Okay, wow, let's see. प्लीज व्यूअर्स जितने भी हमें देख रहे हैं वो जरूर हमें कमेंट कीजिए ताकि, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव सेशन ये होगा उतना ही आप लोगों को जो है वो मजा आएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि लोग जो हैं वो बात करना नहीं चाह रहे मुझसे। वेल, हो सकता है बात करना चाह रहे हो लेकिन कर ना पा रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। वेल, वी डू नॉट माइंड। वेल, हमारे पास 3 रिस्पॉन्स आ चुके हैं। बिल्कुल सही है कि ए जो है वो आपके सैडनेस को डिस्क्राइब कर रहा है, बी जो है वो आपके सरप्राइज को एक्साइट कर रहा है, सी जो है वो एंगर बता रहा है,
और डी जो है वो हैप्पीनेस आपको बता रहा है। देखिए इन चारों को अगर पिक्चर्स को ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें आपके पास एक फेशियल एक्सप्रेशंस आपके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप एक सामने वाले बंदे के इमोशंस को आप बता सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब आप आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने इमोशंस को समझ लिया, अब हम आते हैं इंटेलिजेंस की तरफ। इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सिंपल सी है कि इज द एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। किसी भी चीज को समझने के लिए जो कुव्वत चाहिए होती है, जो एबिलिटी चाहिए होती है, उससे हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू कोप विद अ न्यू सिचुएशन, IQ एंड EQ। अब ये भी बिल्कुल आपकी इंटेलिजेंस है कि आप IQ और EQ दोनों के साथ अपनी सिचुएशन के साथ उसको डील करें। अब IQ क्या है? इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट डिफाइंस हाउ स्मार्ट यू आर। IQ क्या बताता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, और EQ क्या बताता है कि आप अपनी स्मार्टनेस को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, स्मार्ट होना इज नॉट इनफ, हाउ टू यूज द स्मार्टनेस इज मोर इनफ। जैसे हम कहते हैं ना कि आप हार्ड वर्क मत कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। तो उस स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, और फिर उस वर्क को स्मार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे तो आप IQ के साथ साथ EQ को भी अचीव कर लेंगे, और फिर आप जो भी अपने सराउंडिंग्स में जो भी कुछ कर रहे होंगे, जिस सिचुएशन में भी होंगे, तो आप सिर्फ IQ के नहीं बल्कि EQ लेवल से भी आप उसको क्या कर रहे होंगे? जज कर रहे होंगे। मूविंग ऑन। IQ gets you hired while EQ gets you promoted। जितने भी जॉब ओरिएंटेड लोग मुझे ये बात सुन रहे हैं तो वो ये बात बिल्कुल एग्री करेंगे कि अगर आपके पास स्मार्टनेस है तो आप हायर तो जरूर होंगे, लेकिन आपको अपनी स्मार्टनेस कैसे दिखानी है, अगर आप वो करना शुरू कर देंगे तो इट विल गेट यू प्रमोटेड। हमने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा, वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं अभी भी वहीं पर हूँ, और मुझसे जो बाद में आए हुए लोग हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं मुझसे। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि वो स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट होंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करे होंगे, बट यू आर नॉट यूजिंग योर स्मार्टनेस अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आप उस स्मार्टनेस को सही तरह से यूज नहीं कर रहे। इट मीन्स यू आर नॉट EQ, इमोशनली क्वेनियंट नहीं है आप में। तो आपको उन चीजों को अचीव करना जरूरी है। वंस यू अचीव इट देन यू विल डेफिनेटली गेट प्रमोटेड, राइट। अब आते हैं इमोशंस हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस क्या कर सकते हैं हमारे। आप इमोशन के लिए क्या करते हैं और इमोशंस आपके लिए क्या कर सकते हैं। वाह, वेल व्हेन फंक्शनिंग वेल कैन आवर इमोशंस व्हेन functioning well can help us find out what we want and what is right for us, right। बिल्कुल इजीली जो है वो हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं कि इमोशंस आपके लिए करता है कि आपको जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज बताता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, क्या चेंजेस आपके अंदर चाहिए, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, और लोग क्या देखना चाह रहे हैं, ये सब चीजें आपको इमोशंस बता रहा होता है। किसी और के इमोशंस से आपको पता चलता है कि हाँ यार ये मुझे इस तरीके से देख रहा है, तो आप उसको जज कर लेते हैं। ठीक है, इमोशंस आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपको किसी डेंजर का जो है वो वार्न भी कर रहे होते हैं, आपको एम्पैथाइज भी कर रहे होते हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको क्लैरिफाई भी दे रहे होते हैं आपकी वैल्यूज और गाइड्स को कि मुझे ये इमोशन यहाँ शो करना है, यहाँ शो नहीं करना है। ये सब चीजें आपको क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। तो अगर हम दोबारा इसको जरा एक बार रिवाइज कर लें कि इमोशंस हमें क्या क्या दे रहा है, कि व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज राइट फॉर अस, व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन अस, ठीक है, टू हेल्प us in communicate, help us in to empathize with others and also warn us from danger. It motivates us to grow and it also clarifies the values and guides for us, right। तो इस तरीके से जब आप इमोशंस की बात करते हो तो इमोशंस इस तरीके से जो है वो आपको क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे होते हैं। अब आते हैं, जब हमने इमोशंस की बात कर ली, जब हमने इंटेलिजेंस की बात कर ली, तो हम आते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस पर। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंस क्या है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ एंड इफेक्टिवली यूज योर ओन फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ दोज अराउंड अस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपनी फीलिंग्स और दूसरों के इमोशंस
वो किस तरीके से जो है वो समझते हैं और किस तरीके से अपने इमोशंस को इफेक्टिवली दूसरों की मददगार साबित करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम जब भी कोई काम करते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से करते हैं। तो हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिए, हर चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लीजिए। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि दूसरों के इमोशंस को के साथ किस तरीके से आप करें, तो उसको पॉजिटिविटी में, उसको हेल्प आउट करने के लिए, ना कि उनकी उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आप उसको उसके अगेंस्ट यूज कीजिए। प्लीज इस तरह का ये मत कीजिएगा, इससे आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि किसी और को अगर आप दुख में देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे किस चीज से खुशी मिल सकती है, तो वो अमल जरूर कीजिए कि उसको उस चीज से खुशी मिल जाए, वो दुख अपना जो है वो उसका कम हो जाए। ठीक है, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बताएगा क्या। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्रेन की तस्वीर रखी है, उस ब्रेन में मैंने कुछ स्किल्स डेवलप किए कि जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आपके अंदर ये स्किल्स जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। बेसिक एजुकेशनल स्किल्स जो है वो आपके अंदर होती हैं। इमोशनली स्किल्स जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, और साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरपर्सनल की स्किल्स जो है वो आपके अंदर क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको अपने इमोशंस को जो है वो जज करना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, तो प्लीज फोकस ऑन योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आप इमोशंस को अवेयर होने की कोशिश, अपने इमोशंस को जानने की कोशिश कीजिए कि आप डिफरेंट सर्कमस्टेंस में किस तरीके से इमोशंस के साथ गुजरते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपने इमोशंस को जो है वो केयर करेंगे, इसके अवेयर होगी आपको, आप उसको इफेक्टिवली यूज करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर ये स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, बेसिक एजुकेशनल स्किल्स, फिर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारे स्किल्स आपके ब्रेन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये स्किल्स का डेवलप मतलब है कि यू कैन बी मोर स्मार्टर देन पीपल। सी सॉरी, इमोशनली इंटेलिजेंस, आप कहते हैं कि अगर मैं अपनी स्मार्टनेस को यूज करूंगा स्मार्टनेस कम तो नहीं हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपने स्मार्टनेस को स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे तो कभी स्मार्टनेस कम नहीं होगी, बल्कि स्मार्टनेस ज्यादा हो जाएगी। और जब आप अपनी स्मार्टनेस को स्मार्ट तरीके से यूज नहीं करेंगे तो बेसिकली आपकी स्मार्टनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ट्राई टू यूज योर स्मार्टनेस इन द वेरी स्मार्ट वे सो दैट यू कैन अपग्रेड योर स्मार्टनेस, यू कैन प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी टू योर स्मार्टनेस, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कि 5 एसेंशियल्स। कौन से ऐसे 5 एसेंशियल्स हमारे पास जो मौजूद हैं इमोशनली इंटेलिजेंस के। तो अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन, these essentials greatly enhance or hurt our quality of life। 5 essentials जो है वो डेनियल गोलमैन ने दिए थे, जिनकी वजह से जो है वो हम अपने स्किल्स को इनहेंस भी कर सकते हैं और साथ साथ हमें नुकसान भी, हर्ट भी होता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की बात करें। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस सिचुएशन में क्या फील करते हैं। अपने इमोशंस को समझना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप अपने ही इमोशंस को नहीं समझ सकते देन आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझेंगे। जब आप सामने वाले के इमोशंस को नहीं समझेंगे तो इट मीन्स कि आप उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आप उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, और अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट नो योर फीलिंग्स, कि आप किस सिचुएशन में क्या फील करते हैं। आपको दुख होता है तो किस बात से दुख हो रहा है, ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए। अक्सर लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं बस आज मूड नहीं हो रहा है। क्यों मूड नहीं हो रहा है, क्या ऐसा हुआ था कि आज आपका मूड नहीं हो रहा है। वो फीलिंग जो आपको आ रही है अंदर से, उस फीलिंग को रेकग्नाइज कीजिए। वो फीलिंग किस, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि आपका हर इमोशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या ऐसी चीज है जो आपके उस इमोशन को रोक रही है, उस इमोशन को डेवलप कर रही है और आपको किसी और काम करने से रोक रही है। तो जरूर उस चीज को आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आपका आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं मैनेजिंग योर इमोशंस। जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस हो जाएंगे, अपने इमोशंस को समझ जाएंगे, देन ओनली यू कैन मैनेज योर इमोशंस।
जब आप अपने इमोशंस को समझ जाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा किस ऑब्जेक्ट से आपको क्या इमोशंस, क्या फीलिंग हो रही है, देन यू कैन कंट्रोल और मैनेज योर इमोशंस। देन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, जब आपको ये पता चल जाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस वजह से आपका कौन सा इमोशन कब कर रहा है और किस वजह से किस तरीके आप उसे मैनेज करेंगे, देन यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ। देखिए, मोटिवेशन के लिए भी हम कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको मोटिवेशन होती है वो काम दोबारा करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपने इमोशंस को समझेंगे तो उसी बेसिस पर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हम बहुत ही लैकिंग करते हैं। हम कहते हैं कि बस सही है, यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके इमोशंस को मोटिवेट कंटिन्यूसली होना चाहिए। एक बार इमोशंस हो गए तो आप उसको अपने आप को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन का होता क्या है? देखिए, जब आप अपने इमोशंस को मोटिवेट करते हैं तो वो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप बिल्कुल बिना सोचे किसी चीज पर रिएक्ट कर जाते हैं, फौरन ही आप रिएक्ट कर जाते हैं और आप उस चीज को सोचते नहीं है, तो हम कहते हैं कि यार, फिर आपको उस बात पे लेटर ऑन जो है जब आप उस बारे में सोचते हैं तो पता चलता है यार मैंने गलत किया। तो व्हाई टू डू इट रॉन्ग व्हेन यू कैन डू इट करेक्टली, एंड हाउ यू कैन डू इट करेक्टली? बाय सेल्फ अवेयरनेस एंड बाय मैनेजिंग योर इमोशन। वंस यू डू इट, द थर्ड पॉइंट, यू विल मोटिवेट योरसेल्फ। नंबर 4, एम्पैथी। अब जब आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है वो सामने वाले के इमोशंस को समझ पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, उनके अंदाजे बयान को समझ पाएंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस बेसिस पर कहना चाहेंगे, ये सब चीजें आपके अंडरस्टैंड में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है वो बिल्कुल वही बात करने का है कि हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि दोस्तों के साथ अक्सर ये होता है कि जब वो बेचारा बहुत ही नाराज होता है तो उसको बहुत मारा जाता है। ठीक है, मतलब मारा इस सेंस में जाता है कि उसको पिटाई नहीं करनी, बल्कि उसको उस कंडीशन से निकालना है। हम मार मार के हंसी मजाक में उसको वो उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपने कब किया? जब आप अपने इमोशंस को समझे, आपने अपने इमोशंस को मैनेज किया कि नहीं मुझे यहाँ क्या करना है, फिर आपने अपने आप को मोटिवेट कर उस एक्शन को करने के लिए, और फिर आपने उसके इमोशंस को समझते हुए उस चीज को किया। तो इससे आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होते, बल्कि रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। जब आप लोगों को समझते हैं तो लोग आपसे अपनी बातें करना, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना, ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। और एज अ टीचर अगर मैं बात करूं कि अगर स्टूडेंट्स के साथ हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इस तरह की चीजें करें, हम उनके इमोशंस को समझे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान बन जाता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो अच्छी तरीके से बॉन्ड हो जाता है, और बच्चा अपनी हर प्रॉब्लम्स, अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, अपनी जो है वो सिचुएशन प्रॉब्लम्स जो वो हमारे साथ क्या कर रहा होता है, टीचर्स के साथ शेयर करता है। उसको अच्छा लगता है वो उस टीचर को बताना कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप मुझे सजेशन दें मैं क्या करूं। और स्टूडेंट्स जो है उस टीचर की बात को एग्री भी करते हैं। आप उसे कुछ सॉल्यूशन भी देंगे तो वो आपको सॉल्यूशन पर अमल जरूर करके दिखेगा कि क्या हो रहा है, नहीं होगा तो उसके सर्कमस्टेंसेस भी आपको बताएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अमल वो आपके साथ करेगा। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मूव ऑन दिस पॉइंट। ये पॉइंट्स जो है वो याद रख ले। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 आपके पास क्या था, मैनेजिंग, नंबर 3 मोटिवेटिंग, नंबर 4 एम्पैथी, एंड देन नंबर 5 हैंडल रिलेशनशिप। ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। प्लीज राइट इट डाउन सो दैट जब भी कभी आपको लगे कि मुझे किसी बच्चे के साथ इमोशनली अटेंशन चाहिए तो आप सबसे पहले इन चीजों को दें। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि इसमें कहते हैं हम लिसनिंग जो है वो हम सुनना पसंद नहीं करते, तो उस सुनने के लिए अपने इमोशंस को पहले रेडी कीजिए, मैनेज कीजिए, अपने इमोशंस को मोटिवेट कीजिए। जैसे ही आप इस चीज को मोटिवेट कर देंगे तो आप सामने वाले की बातों को सुनना पसंद करेंगे। जैसे सुनना पसंद करेंगे तो एम्पैथी आप दोनों के दरमियान हो जाएगी, और फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो आपको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, टीचर्स जो मुझे सुन रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो भी टीचर्स जो है वो करते हैं तो काउंसलिंग बेसिकली इसी बेसिस पर की जाती है। ठीक है, काउंसलिंग का भी एक तरीका जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि बच्चे के पहले आपको अवेयरनेस चाहिए होती है। अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो बच्चे के इमोशंस को समझ पाएंगे।
अगर आप कहें कि मैं बिना बच्चों की इमोशंस को कैसे समझ जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट? देन पीपल हु आर इमोशनली, अब हम बात करते हैं कि जो इमोशनली लिटरेट होते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो किस तरीके के क्या होते हैं? वो अपने बॉडी रिस्पॉन्स, अपने इवेंट्स और लोगों से काफी हद तक अवेयर होते हैं, समझ रहे होते हैं कि इस बंदी का क्या नेचर है, किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, उस चीजों को समझ के उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए तो एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एंड अदर। आप एक ही बंदे से दो टाइप के जवाब अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो किस कंडीशन में जवाब दे रहा होगा, अभी उसकी इमोशनली क्या कंडीशन होगी, क्या वो इमोशनली जो है वो बहुत ही लो हो रहा है या इमोशनली बहुत हाई है, किस तरह के इमोशंस वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है when you are emotionally literate, then able to choose the most effective way of it। ठीक है, जब एक बंदा इस चीज को समझ रहा होता है ना, तो वो उस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको दोस्तों की एग्जांपल दी कि दोस्त जो है उस बंदे को उस चीज से अगर देख रहे हैं कि बहुत ही उदास बैठा है, तो उसको हंसाने के लिए उसके मारी पिटाई या किसी और की टांग खींचना, ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का इफेक्टिव वे है, वो एक कर। बेसिकली बच्चे इमोशनली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन बच्चों का इमोशन जो है बिल्कुल प्योर हो रहा होता है। तो वो प्योरिटी के साथ अगर एक छोटा बच्चा आपके पास आके कुछ कहता है ना, तो उसको उसकी स्माइल होती है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस, उसके गेस्चर इस तरह के होते हैं कि वो आपको काफी हद तक मुतासिर कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके इमोशंस बहुत ही प्योर हैं, तो वो उस तरीके से, और फिर आप उस तरीके से एक्ट भी करते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को गुस्सा ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस को, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे इमोशंस को क्या समझेंगे, मैं इसको क्या फील कर रहा हूँ, ये कैसे समझेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल करें। कैन एक्सेप्ट द, और अगर हम बात करें कि क्या इमोशनली लिटरेट पीपल क्या कर सकते हैं, कैन एक्सेप्ट एंड वैल्यू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। जब आप इमोशनली लिटरेट होते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको समझना भी बहुत ईजी हो जाता है। हर चीज को एक्सेप्ट करना जो है वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज हुई थी और ये गलत थी या सही थी, तो आप इमोशनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वरना अगर किसी और को अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी ये गलती, तुमने ऐसा काम नहीं किया था, तो मुझ एक नेचर आ जाता है उसका कि वो सामने से उसको गुस्सा आने लगेगा, मैं इसको मुंह पर थप्पड़ मार दूं। ठीक है ना? तो अगर आप इमोशनली लिटरेट है, तो आप सामने वाले के इमोशंस को समझ पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन फीलिंग्स को समझ पाएंगे और उस तरीके से आप उस पर एक्ट करेंगे। ठीक है, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी फीलिंग्स की। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है हमारे माइंड में। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। भाई उसने ऐसा क्यों किया? क्या आपने ये रीजंस फाइंड आउट किए? क्या उसके इमोशनली आपने रीजंस फाइंड आउट किए कि वो किस इमोशन से गुजर रहा था? क्या उसकी कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी? नहीं, वो जैसा करता है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। तो आपको उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सामने वाला जो बंदा आके मुझ पर किसी बात पर भी गुस्सा कर रहा है, ठीक है, यूजुअली जो है वो इस तरह की कंडीशंस हमारी आती हैं जब हमारे वर्किंग फादर्स जो हैं वो होते हैं कि काम, घर से अभी काम करके आ रहे होंगे और घर पे बच्चे को तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा। देखिए बच्चे की फीलिंग को समझिए। जब आप इमोशनली लिटरेट होंगे तो आप उस फीलिंग को कंसिडर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और फिर आप उस तरीके से एक्ट करेंगे। और उस तरीके से जब आप एक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है, और उस एक्ट का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपके सामने वाले पे जाएगा। ठीक है, अगर सामने वाला आपको गुस्सा कर रहा है और आप खामोशी उसकी बात सुन लें, तो थोड़ी देर बाद उसको एहसास हो जाएगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो वो आपसे आके सॉरी भी बोल देगा। ठीक है ना? तो वो बात वहीं पे एक रिलेशनशिप जो है वो बहुत इजीली हैंडल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी फीलिंग, आप इमोशनली लिटरेट नहीं है और आप उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे, तो उस पर क्या होगा कि आप भी उस पर देंगे और फिर यहाँ पे जो है वो एक कॉरल हो जाएगा और लड़ाई हो जाएगी, फाइट में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा।
तो अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए और उनको एक अच्छे तरीके से रखने के लिए जरूरी है कि आप इमोशनली क्या हो, लिटरेट हो। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई। हम किस तरीके से इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमें इस चीज को डिफाइन करना है कि आपके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है कि आप इमोशंस को परसीव कर सके और एक्सप्रेस कर सके। परसीव मतलब कि रिसीव करना, ठीक है। किस तरीके की स्किल्स रिक्वायरमेंट है कि आप इमोशंस को रिसीव कर सके और अपने इमोशंस को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। आप सामने वाले के बंदे के जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज कीजिए कि किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस वहां पे वो दे रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है उसका। टेल व्हेन समवन इज बीइंग रियल, ठीक है। हो सकता है वो फेक कर रहा हो सकता है वो दूसरों को दिखाने के लिए आप पर उस वक्त जो है वो इस तरीके का एंगरनेस शो कर रहा हो, रियलिटी में नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन दूसरे लोगों के दरमियान उसकी इमेज पर इस वजह से कर रहा हो। तो आपको वो समझ में आ जाता है जब आप चीजें करते हैं कि वो रियल था, वो फेक था। और फिर आप अपने इमोशंस को एक्यूरेट क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। इस वक्त जो है वो सिचुएशन में किस तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो आप अपने इमोशंस को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक और एक्टिविटी हमारे पास आती है कि आपको क्या लगता है ये पिक्चर देखते हुए कि क्या इसमें रियल एक्सप्रेशंस हैं या फेक हैं। अगर आप इनमें से बताएं कि क्या है, हैप्पीनेस अगर है तो एक्सट्रीम है, किस लेवल पर है, और अगर फियर है तो किस फियर पर है। देखिए यहाँ पे दो इमोशंस इस पिक्चर से शो है, या तो हैप्पीनेस होगा या फियर होगा। अब आपको बताना है कि कितना एक्सट्रीम है या नहीं है, फियर है या नहीं है, कितना एक्सट्रीम है, ये आप मुझे बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग ने अपने फिंगर्स जो है वो अपने कीबोर्ड पर रख दिए होंगे या मोबाइल फोन यूज कर आपने स्क्रीन बोर्ड खोल लिया होगा कि टाइप करना है कि कितने इमोशंस क्या है। तो जरूर टाइप करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि हाउ मच इज ईच फीलिंग बिलो एक्सप्रेस बाय दिस फेस। जी हम कमेंट्स का वेट कर लेते हैं थोड़े बहुत, और तब तक के हम ये देख लेते हैं कुछ और कमेंट्स हमारे पास, कुछ सवालात जो लोगों पूछना चाह रहे हो। क्या ऐसे कोई सवाल हमारे पास मौजूद हैं जो लोग पूछना चाह रहे हो। जी I hope कि everyone will be ready for it. So please do comment to me कि क्या लगता है इस फेस से आपको क्या इमोशंस शो हो रहे हैं, कौन से इमोशंस लग रहे हैं आपको कि ये जो है वो फेस शो कर रहा है, कितना हैप्पीनेस शो कर रहा है, कितना आपको वो शो कर रहा है। तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। तक जो है वो लोग हमें कमेंट करते हैं। ऑलरेडी हमें कमेंट आ चुका है कि फेयर जो है वो 1 पर है और हैप्पीनेस जो है वो 3 पर है। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। बाकी लोग भी हमें जवाब दे दे तो इसके बाद हम फर्दर ऑन देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो हमारे बात कर रहे हैं इस बारे में। जी तब तक के लिए हम आगे चलते हैं और इस चीज को करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम जो बहुत ही शॉर्ट चल रहा है, तो हम वक्त पे खत्म कर देते हैं। तो अब देखें, इस एक्टिविटी का मकसद मैं अगर आपको बताऊं तो ये था कि आप इमोशंस को यूज करें अपनी फैसिलिटेट को थिंक यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। आपके थिंकिंग प्रोसेस में भी आपके इमोशंस शामिल होते हैं। जिस तरह का इमोशन होगा वैसे ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। अगर उस वक्त आप अच्छा फील नहीं करें तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे होंगे। अगर आप उस वक्त अच्छा फील कर रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स ही आ रही होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप इमोशंस के साथ करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और साथ साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बूस्ट करना शुरू कर देती है। इमोशनल कंपोनेंट्स टू मोटिवेशन, जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इमोशनल जो है वो आपके इमोशंस जो है वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, ताकि आप उस एक्शन को क्या कर सकें। केयर इनफ टू सेंड द वेरी बेस्ट।
ठीक है। उस वक्त आप इतने श्योर नहीं होते कि मुझे बिल्कुल बेस्ट ही देना है, आप कह रहे हैं कि मैं जो भी दूंगा वो मेरा बेस्ट होगा। दैट इज योर इमोशंस, that is what we call that your emotions is facilitating your thinking, your actions, right? Using emotions to make you decision, to help make decisions, और emotions जो है वो आपको decision help लेने में भी क्या करता है, help करता है। अब देखें यहाँ पे एक और चीज आ रही है, which moods might be useful to help feel when meeting in-laws for the very first time। जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो इस वक्त यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि ये जवाब देना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो आप देखते हैं क्या होता है, लोग जवाब देते हैं, तो मुझे बताइएगा कि कितने लोग जो है जो अपने इन-लॉज से पहली बार मिलने जाते हैं तो क्या होता है इसका कंडीशन, टेंशन में कितने लोग होते हैं, ठीक है। और क्या ये यूजफुल होती है? मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग नंबर 5 पे क्लिक करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो टेंशन ही होती है कि मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे किस तरीके से आज होगा, क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। सरप्राइज और जॉय, सरप्राइज और जॉय मुझे लगता है कि ज्यादा यूजफुल नहीं होगा क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा होता है हमारे पास। तो आई एम वेटिंग, सो व्यूअर्स जस्ट जल्दी से अपने इस जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो जरा बताएं हमें कि किस तरीके की कंडीशन होती है आप लोग के पास और क्या होता है, ताकि हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि लोग किस तरीके के मूड में होते हैं जब इन-लॉ से मिलने जाते हैं। आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा कि आपके ये आंसर्स जो है वो आपके इन-लॉ तक पहुंचेंगे, वो वैसा मैं करने वाला नहीं हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप अपने इमोशंस हमारे साथ शेयर कीजिए, सो पता चले कि क्या आपको क्या लगता है। वेल, किसी एक ने हमारे साथ शेयर किया है कि वो टेंशन नंबर 5 को होता है, सरप्राइज बिल्कुल 0 पर होता है। सॉरी मैडम, 0 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं था, और जॉय जो है वो हमारे पास नंबर 3 में होता है। तो देखिए लोगों का देखिए टेंशन कितना हाई होता है, हमेशा टेंशन बहुत यूजफुल होता है, जबकि वो नॉन यूजफुल है आपके लिए। टेंशन में जाएंगे तो जाहिर है जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, सही है। खुशी से जाएं, वो सबसे ज्यादा कम होती है, नंबर 1 बहुत ही कम होता है, जॉय तो नंबर 1 पे होता है आप लोग के, ठीक है। टेंशन में जगह ले ली होती है ना आपकी, वो रेसिप्रोकल हो जाए। और मैं कहता सरप्राइज जो है वो नंबर 3 पर रहेगा क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ मुझे कोई यहाँ से सरप्राइज तो मिलने वाला नहीं है, सही है ना। तो एक तरीके का ये होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सरप्राइज मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वेल, वेटिंग फॉर द कमेंट्स, क्योंकि ये तो मुझे कमेंट्स के बगैर तो समझ में नहीं आएगा, और जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मुझे तो रिएक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। वेल, अपनी बात करूं तो मैं जब अपने इन-लॉ से मिलने गया तो बिल्कुल वही सिचुएशन थी, जो टेंशन था वो बिल्कुल ही मेरे सर पे सवार था, विच इज वाज नॉट यूजफुल। सरप्राइज तो यूजफुल नंबर 3 पर मैं कहूंगा न्यूट्रली, और जॉय जो है वो तब होती है जब हम घर आते हैं ना वापस, इन-लॉज के साथ मीटिंग करके आ रहे होते हैं, तब खुश होती है, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ खैरियत से हो गया। मतलब इतना टेंशन होता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा भी इस तरीके से किया जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही से हो गया, ठीक है। तो वो खुशी से नहीं जा रहे होते, टेंशन से जा रहे होते हैं। तो जितने भी जाने वाले लोग हैं और जो फ्यूचर में जाएंगे, तो वो अगर मेरा सेशन देख रहे हैं तो प्लीज अगली बार जब इन-लॉज के घर जाएं तो टेंशन में नहीं जाइएगा, खुशी में जाइएगा, ठीक है। तो जरूर कोई ना कोई सरप्राइज भी मिल जाएगा, टेंशन में जाएंगे तो सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो इसके साथ जो है वो हम मजीद बढ़ते हैं आगे कि क्या करता है। देखिए, जनरेट एन इमोशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम विद दैट इमोशन। अब ये बताइए कि आपके ये जो 3 इमोशंस आपने अभी जनरेट किए, तो क्या ये आपके लिए क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई? इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सॉल्व तो नहीं होगी। इन-लॉज के घर जाने में वो फिर उनसे बात करने में सारी टेंशन की, कोई कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस टेंशन में शायद बात भी नहीं हो करेंगे आप लोग, है ना। यही होता होगा, बात भी नहीं होगी, कुछ भी वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ, ये बात भी सही है, बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये सोच के जाना। लेकिन देखिए, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, या तो ये कुछ बोलती ही नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ख्याल रखिएगा अपना। और क्रिएटिंग द राइट फीलिंग टू असिस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेटिंग अ विजन एंड लीडिंग पीपल। देखिए, इस तरीके से अगर आप राइट फीलिंग को अगर अपने आप क्रिएट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से लोगों को लीड करना है, ये सब स्किल्स आपके अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको जरूर जो है वो अपने नोटिस में दीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग मुझे अभी जवाब नहीं दे रहे हैं वो मुझे बाद में जरूर देके जवाब दीजिएगा कि जब आप इन-लॉज के घर जाते हैं
तो इन तीनों में से क्या चीज होती है आपके पास? क्या टेंशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है या नॉन यूजफुल होता है? किस तरीके के आप चीजें करते? तो इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके का रिएक्ट करना चाहिए और अपने इमोशंस को कैसे डील करना चाहिए। अब आते हैं हम इमोशंस को समझने वाली बात पर। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि किस तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को आपको समझना है। जब इमोशन समझ जाते हैं तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े के जो इमोशंस होते हैं वो आपको समझ में आता है कि अब यहाँ पे जो वो लड़ाई होने वाली है तो थोड़ा रोक दो। ठीक है, वरना आपको लगेगा कि नहीं यहाँ तो कुछ हो रही है लड़ाई, अच्छी बात है, हम लड़ाई देख के जाएंगे। लोगों का अक्सर तस्वीर ये होता है कि फिर वो व्हाट्सएप पे वीडियो बना के तो डालेंगे ना, यार कुछ तो नया चाहिए। तो इसके लिए जो है वो लोग इमोशंस अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लीज ऐसा ना कीजिए। अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल कीजिए, समझिए, और इससे दूसरे लोगों के इमोशंस जो कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इमोशंस एंड बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, जब आप इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो आपके बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर देता है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपको जो आपकी सिचुएशन होती है उसको समझने में और उसके प्रोसेस में रिएक्ट करने में क्या कर देता है, आपको हेल्प कर देता है। फर्दर ऑन, इमोशनली रिस्पॉन्स आर मैलडेपेटिव। ठीक है, और आपके इमोशंस का जरूर किसी न किसी पर जो है वो असरअंदाज होता है। जेलसी एंड एनवी आर डिस्ट्रक्टिव, और ऐसे इमोशंस जो आपको जेलसी फील करवाएं या हसद जो है आपको जो दूसरों के खिलाफ जो है वो हसद दिलवाए, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो कहीं भी यूजफुल नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ ले जा सकते हैं? डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकते हैं और कहीं नहीं ले जा सकते। अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है कि मैं ये करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ऑडियंस हमारे पास जवाब नहीं दे रही है, तो इसको मैं लेटर ऑन बाद में करूंगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने मूड को आप अपने जैसे डेवलपिंग मूड्स रेगुलेशन स्किल्स, अपने मूड को रेगुलेट कीजिए। अब आज सुबह अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ ऐसा आया, तो अब मैं पूरे दिन सैड बैठ के तो नहीं रह सकता। हो सकता है मुझे अपने मूड को स्विच करना होगा, क्योंकि मेरे मूड से दूसरे लोगों पर मेरे इमोशंस का अफेक्ट हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है अपने मूड को रेगुलेट कीजिए। अपने मूड को उस तरीके से देखिए, ज्यादा खुश रहना भी अच्छी बात नहीं है और ज्यादा दुखी रहना भी अच्छी बात नहीं। एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम खुश होते हैं, ओके सही है, लेकिन अगर वो मैं ज्यादातर हंसते रहूंगा तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर मेरे चेहरे पर स्माइल हो और मैं 24 घंटे हंसता रहूं तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भिजवा दे। तो हमें इस चीज पे जो है वो क्या करना चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए, अपने इमोशंस को समझना चाहिए, और इसी इमोशंस को समझने के लिए क्या करना चाहिए, अपने मूड की रेगुलेशन के स्किल्स को क्या करना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए। और जब आप इस चीज को डेवलप कर लें तो अपने मूड को प्रोडक्टिव वे में चेंज करने की कोशिश कीजिए, ना कि अच्छा आज दुख तो आज कोई काम नहीं करूंगा, ये मेरा मूड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रोडक्टिव वे उस मूड को चेंज कीजिए और उसको प्रोडक्टिव वे में लीजिए, क्योंकि वही आपको जो है वो आगे कामयाबी दिला सकता है। इज द की ऑफ सक्सेस, अगर मैं कहूँ तो इट इज वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस कि इस तरीके से अमल करना। अवॉइड ओवर एंड अंडर रेगुलेशन। ठीक है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मिनिमम एक एवरेज पर आकर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस खुशी 5 मिनट की हुई और आपने चेंज कर दिया, बस अब मैं दुख हो गया, ऐसा भी मत कीजिएगा। अगर खुशी ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे जाहिर करने की है तो 1 घंटा 2 घंटे जाहिर कीजिएगा। ठीक है, अगर एक सैडनेस जो 2-3 घंटे अगर शो करने की तो उसको शो कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे में बोले वो तो मैंने सीखा था सेशन के अंदर और सर इब्राहिम ने कहा था कि जो है वो मूड को रेगुलेट कर दें, ज्यादातर नहीं रखें, तो फिर वो मसला हो जाएगा, राइट, आपके लिए और मेरे लिए भी। और सीक नेचुरल मीन्स रेदर देन अल्कोहल, टोबैको और अदर ड्रग्स। अपने मूड को ठीक करने के लिए किसी भी अल्कोहल, टोबैको और ड्रग का इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि नेचुरल तरीके ढूंढिए अपने मूड को रेगुलेट करने के लिए। और स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, जिस वजह से, देखिए इमोशंस मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आप रिमूव करते हैं, बेशक आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो वो भी आपकी मूड रेगुलेशन करने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ मेरे साथ और एक एक्टिविटी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है और मैं ज़्यादा ऑडियंस का टाइम नहीं लेना चाहूँगा। तो फर्दर ऑन
ये लास्ट कोट है मेरा जो मैं अपने सेशन के एंड में कहना चाहूंगा कि स्टे ओपन टू इमोशंस एंड ब्लेंड विद थिंकिंग, इंटीग्रेट इमोशन एंड थॉट्स टू मेक अफेक्टिव डिसीजंस। दो बातें याद रखिएगा कि अपने इमोशंस को ओपन रखें ताकि अपनी थिंकिंग को ब्लेंड कर सकें, ठीक है। और नंबर 2, अपने इमोशंस और थॉट्स को इंटीग्रेट कीजिए ताकि आप एक बेहतर डिसीजन लेने में क्या कर सकें, हेल्प ले सकें। तो ये मेरे 2 मैसेज थे छोटे छोटे से जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि नंबर 1, स्टे ओपन टू इमोशंस एंड ब्लेंड विद थिंकिंग एंड इंटीग्रेट इमोशंस एंड थॉट्स टू मेक अफेक्टिव डिसीजंस। तो आई होप कि जितने भी लोग हैं वो मेरी इस बात पर ज़रूर अमल भी करेंगे और इस पर काम भी करेंगे और मजीद हमें इसके बारे में बताएंगे भी कि उन्होंने जब अपने इमोशंस को किया तो उन्हें क्या फीडबैक आया, किस तरीके से उन्हें हेल्प आउट किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो भी आप हमसे सीखते हैं प्लीज़ डू सेंड अस, हमें ज़रूर बताइए कि आपका उस लर्निंग से क्या अफेक्ट हुआ ताकि हम अपने जो सेशंस हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकें, उन टॉपिक्स पर बात कर सकें जो आप चाहते हैं और साथ साथ हम अपनी स्किल्स को भी क्या कर सकें, इनहेंस कर सकें, अपनी स्किल्स को भी मजीद बेहतर बना सकें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कंक्लूड माय सेशन हियर। आई होप कि आपके सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही जो है वो सबसे एट द एंड में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया और इस सेशन को सुना, देखा। और इसके साथ साथ जो है वो दोबारा मैं बिलाल अहमद साहब को जो है वो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनके विनर्स पर। और तो ज़रूर जो है वो हम जल्दी कांटेक्ट करके उनके जो विनिंग प्राइज़ है वो हम उन तक पहुंचा देंगे और उनके बाद उनके रिव्यू को हम लाइव इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्हें कैसा लगा। इसके साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए और मज़ीद सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह जो है वो हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।